स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पादपों में जल अवशोषण किस प्रकार होता है और इस जल अवशोषण में पादपों का कौन सा अंग भाग लेता है, यानी कि पादपों के किस अंग द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो आइए समझते हैं अपने इस टॉपिक को। पादपों में जल अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। देखिए, सबसे पहले तो आप जल को समझिएगा कि जीवित कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि प्रमुख घटक है जल। किसके लिए? सभी जीवित कोशिकाओं का प्रमुख घटक है जल। सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, यानी कि जल जीवित कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक है जो उनकी सभी जैविक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। पादपों में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण जलीय विलयन से ही होता है, यानी कि जब प्लांट्स क्या करते हैं, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, यानी कि पादप खनिज और कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण जो करते हैं वो जलीय विलयन के माध्यम से ही करते हैं और इसी प्रकार उसका वितरण होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे भाग पर चला जाता है। पौधों में जलापूर्ति मृदा जल से होती है, यानी पौधों को जो जल मिल पाता है वह कहाँ से प्राप्त हो पाता है? मृदा में उपस्थित जल से। यानी कि पौधों के लिए जल आपूर्ति कौन करता है? मृदा जल करता है। तो देखिए, मृदा जल कई प्रकार के हैं, जैसे कि अपवाहित जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल, केशिका जल। यानी कि जो मृदा जल, यानी कि पौधों को जो जल मिल पाता है मृदा से, वह मृदा जल है। अब इस मृदा जल के भी कई प्रकार हैं, जैसे अपवाहित जल है, गुरुत्वीय जल है, केशिका जल है और कौन सा है? आर्द्रता जल। ये मृदा जल के प्रकार हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से अपवाहित जल, गुरुत्वीय जल और आर्द्रता जल ये पादपों को मृदा से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जो जल पादपों को मृदा से प्राप्त हो पाता है वह है केशिका जल। वह है केशिका जल, यानी कि कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर प्लांट्स को मिल पाता है सॉइल से। तो यानी कि महत्वपूर्ण जो जल का प्रकार पौधे मृदा से अवशोषित करते हैं उसका नाम है केशिका जल, यानी कि कैपिलरीज वाटर। अब देखिएगा, पौधों में जल अवशोषण करने वाला अंग क्या है? पादपों में जल अवशोषण जड़ों द्वारा होता है, यानी कि जिन पादपों की जड़ विकसित प्रकार की हैं, यानी अत्यंत विकसित हैं, गहराई तक जा सकती हैं, वे पादप मुख्य रूप से अपने इस जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? जड़ों के द्वारा। जबकि कुछ पादप ऐसे भी हैं, लोअर प्लांट्स ऐसे भी हैं, आप जानते हैं, जैसे कि कवकवॉट, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनकी जड़ें वो काम नहीं कर पाती हैं गहराई तक जाने का। इस वजह से इनमें अन्य माध्यम है जल को अवशोषित करने की। जैसे अधिकतर पादपों में जल अवशोषण जड़ों द्वारा होता है, लेकिन शैवाल, कवक, इनमें जल का अवशोषण पादप शरीर की सभी कोशिकाओं से होता है। शैवाल और कवक का पादप शरीर कैसा है? आप ये जानते हैं कि इनकी बॉडी कैसी है? थैलस स्ट्रक्चर है, यानी कि थैलस संरचना है इनका। जड़, तना, पत्ती में इनका शरीर विभाजित नहीं होता। तो ये जल का अवशोषण अपने शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं से कर लेते हैं, क्योंकि इनमें जड़, रूट सिस्टम नहीं है। दूसरा है ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट्स। ऐसे ही साथ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का है कि इनकी जड़ें इतनी अधिक विकसित नहीं हो पाती हैं, तो ये राइजोइड्स के माध्यम से, यानी कि मूलाभास के माध्यम से ही जल का अवशोषण करते हैं। बाकी के जो प्लांट्स अपने बचे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये रूट की हेल्प से, यानी कि जड़ की मदद से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अच्छा, जड़ में तरुण क्षेत्र एवं परिपक्व क्षेत्र होते हैं। अब जो जड़ है, जल अवशोषण के आधार पर, यानी कि जिस भाग से जल अवशोषण होता है और जो भाग अवशोषित नहीं कर पाता है जल को, उसके आधार पर इस रूट को दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला है अपना तरुण क्षेत्र, या इसको कह सकते हैं युवा क्षेत्र। दूसरा है अपना परिपक्वन क्षेत्र या फिर प्रौढ़ क्षेत्र। अब देखिए, जो युवा क्षेत्र है, यानी कि कोशिका का तरुण क्षेत्र है, यही वो भाग है कि रूट इस भाग से ही जल का अवशोषण कर पाती है। जबकि जो प्रौढ़ क्षेत्र है, जिसका विकास किससे हुआ? युवा क्षेत्र से ही विकास करते करते वो प्रौढ़ तक पहुंचा है। वो प्रौढ़ क्षेत्र अब उस जल के लिए अपारगम्य हो चुका है, वो जल अवशोषित नहीं कर पाता। यानी कि जो जड़ का नीचे का जो सिरा है वो कुछ हद तक ही जल अवशोषित करता है, बाकी ऊपर की तरफ, यानी जितनी पुरानी जड़ की तरफ आप चलते जाएंगे ऊपर, वो जड़ क्या करेगी? वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती।
क्यों नहीं कर पाती वो हम आगे समझेंगे। तो देखिए कि तरुण क्षेत्र है जो जल अवशोषण करता है, जबकि जो परिपक्वन क्षेत्र है उसमें क्या होगा कि उसमें लिग्निफिकेशन होगा और सुबरेनिफिकेशन होगा। अब उसमें क्या होगा, लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो गया है उस क्षेत्र में, और लिग्निन और सुबेरिन जमने से क्या हो गया, ये अपारगम्य हो गया जल के अणुओं के लिए, जिससे जल के अणु इस रूट वाले स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जबकि जो तरुण क्षेत्र है वह जल अवशोषण कर लेता है। तो इस तरुण क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है, ये मूल शीर्ष का डायग्राम है। अब इसमें जो तरुण क्षेत्र है उसको हमने किसमें बांटा, 5 भागों में बांटा, 5 भागों में। और जो अपना परिपक्वन क्षेत्र था वो क्या करता है कि वहां पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव है, जो क्या है, अपारगम्य वाला पोर्शन है। तो अब अपना जो तरुण क्षेत्र था जो जल अवशोषण कर लेता था, अब उसके हम भागों को समझेंगे। ये आप डायग्राम देखिएगा कि पहला इसका भाग है तरुण क्षेत्र का रूट कैप, यानी कि मूल गोल। अब आप इसको देख पा रहे हैं। तो रूट कैप क्या है, रूट कैप जड़ का शीर्ष भाग होता है, यानी कि जड़ का शीर्ष भाग है रूट कैप। ये करता क्या है, रूट कैप क्या करता है कि जोन ऑफ डिवीजन की जो सेल्स है, यानी कि जो कोमल कोशिकाएं हैं उनकी ये सुरक्षा करता है, उनको नष्ट होने से बचाता है। जो पहला भाग है रूट कैप क्या है, पहला भाग है, यानी कि मूल शीर्ष का सबसे आगे का, यानी कि टर्मिनल पार्ट है। दूसरा इसका भाग है मूल शीर्ष, यानी कि रूट अपेक्स। रूट कैप के जस्ट पीछे की ओर जोन ऑफ डिवीजन होता है, जिसको रूट अपेक्स कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण भाग है जड़ की वृद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि विभज्योतिकी ऊतक पाए जाते हैं। और विभज्योतिकी ऊतकों की एक खास बात है जो आप जानते हैं कि यह निरंतर विभाजित होते रहते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। तो देखिएगा रूट अपेक्स जो पार्ट है जोन ऑफ डिवीजन, यानी कि जोन ऑफ डिवीजन, ये कौन सा पार्ट है अपना, रूट अपेक्स का। रूट अपेक्स वाले पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, विभज्योतिकी ऊतक हैं जो निरंतर क्या कर रहे हैं, विभाजन करके वृद्धि कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जड़ में वृद्धि होती है, यानी कि जड़ की वृद्धि करता है, यानी कि रूट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। किसकी वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, और किस पोर्शन में पाए जा रहे हैं, जोन ऑफ डिवीजन। और जोन ऑफ डिवीजन कहाँ है, रूट कैप के जस्ट पीछे की तरफ स्थित होता है, यानी कि टर्मिनल पार्ट है और ये सब टर्मिनल हिस्से में स्थित होता है जोन ऑफ डिवीजन। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि ये जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, और हिंदी में इसको दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र। क्या है कि इस भाग से ही इस जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी कि इस जोन ऑफ इलोंगेशन की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, अपनी लंबाई में वृद्धि करती हैं, जिससे क्या हो जाता है, कोशिका लंबी होने से इस रूट की सेल्स जब लंबी हुई तो इसकी लेंथ में क्या बढ़ता है, वृद्धि होने लगती है, लंबाई बढ़ने लगती है। यहाँ पर आपके देख रहे थे कि जड़ की वृद्धि में ये सहायक थे जोन ऑफ डिवीजन, और ये जोन ऑफ इलोंगेशन कैसे बना कि जोन ऑफ डिवीजन से जो सेल्स बनी वो इस पार्ट में निर्मित हो रही है, उस भाग को हमने कह दिया जोन ऑफ डिवीजन। हमने कह दिया टिश्यूज हैं जो क्या कर रहे हैं, निरंतर वृद्धि कर रहे हैं या विभाजित होकर। तो अब ये जो बनने के पश्चात, यानी कि जब ये बन गए तो अब ये क्या करेंगे, अपनी लंबाई में वृद्धि करेंगे, जिससे कोशिका लंबी हो जाएगी और जड़ की लंबाई में भी वृद्धि होगी। इसलिए इस रूट की लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल जो पार्ट है वो पार्ट है अपना जोन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें मिनरल एब्जॉर्प्शन खास करके होता है। इस रूट ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, सेल्स की लंबाई बढ़ती है, जिससे जड़ की भी लंबाई बढ़ती है, और इस भाग में खनिजों का अवशोषण होता है। अच्छा, चौथा इसका जो भाग है वह है मूल गुण, रूट हेयर जोन। ये क्या होगा, रूट हेयर जोन, यानी कि RHZ। रूट हेयर जोन में क्या होता है कि इस पोर्शन में, यानी कोशिक जड़ के इस भाग में हजारों की संख्या में
मूल रोम पाए जाते हैं, यानी कि रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। कौन सा जल अवशोषित कर रहे हैं? ये केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर को अवशोषित कर रहे हैं। कौन? रूट हेयर, यानी कि इस पोर्शन में जिस पर मूल रोम उपस्थित रहते हैं उस पार्ट को हम कह देते हैं रूट हेयर जोन, जो क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर का अवशोषण करता है। देखिए कि जल अवशोषण करता है, मूल रोम क्षेत्र क्या करेगा? जल अवशोषण करेगा, और इस भाग पर हजारों मूल रोम उपस्थित रहते हैं जो क्या करते हैं? सहायक है, यानी कि एक माध्यम है जड़ का और वाटर के बीच में, यानी कि ये वाटर है और ये रूट है, तो रूट किसके माध्यम से जल का अवशोषण कर रही है? रूट हेयर के माध्यम से। तो जिस भाग में रूट हेयर है उस भाग को हम कह देंगे रूट हेयर जोन, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब इस रूट हेयर जोन के जस्ट ऊपर की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ अपना भाग होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन, कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब देखिए इस जोन ऑफ मैच्योरेशन का निर्माण किससे हुआ? इन्हीं सेल से हुआ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या किया? डिवीजन किया, ग्रोथ की, फिर उन्होंने और ग्रोथ की, अपनी लंबाई बढ़ाई। उसके ऊपर की तरफ आपने देखी कि राइजोइड्स इनमें उगने लगे, और राइजोइड्स उगे और फिर ये पार्ट और ऊपर की तरफ वृद्धि करके यहाँ पर इनके राइजोइड्स जो थे खत्म हो गए, बनने के बाद खत्म हो गए, और ये पार्ट बना जो कैसा था? परिपक्वन क्षेत्र है। और इस परिपक्वन क्षेत्र में आप जानते हैं क्या होगा? कि इसमें सुमेरिन और लिग्निन का जमाव हो जाएगा। अब सुमेरिन और लिग्निन के जमाव की वजह से यह जो पोर्शन है, यह भाग वाटर मॉलिक्यूल के लिए कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए कैसा हो जाएगा? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मीन्स अपारगम्य, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ये अपारगम्य हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स में अब प्रवेश नहीं कर सकते, यदि करते भी हैं तो बहुत कम संख्या में, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये जल का अवशोषण कर पाते हैं। तो आप याद रखें कि जल अवशोषण के लिए प्लांट की रूट का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है रूट हेयर जोन है, जहां पर हजारों की संख्या में रूट हेयर पाए जाते हैं, वो जल का अवशोषण करते हैं। और शुरुआत से आपको पूरी संरचना ये देखिए कि रूट के वो पार्ट है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो थे विभज्योति की ऊतक की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, यानी कि ये सुरक्षात्मक आवरण है। मूल शीर्ष क्या करता है कि नवनिर्मित कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। अब जो जोन ऑफ डिवीजन है जिसको हम रूट एपेक्स कहते हैं, इसकी कोशिकाएं निरंतर क्या करती है? विभाजन करती रहती हैं, फिर उन कोशिकाओं में वृद्धि होती है, फिर उनकी तरफ राइजोइड रूट हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं। मूल रोम जैसे ही निकले फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है और ये वृद्धि करके आगे और बढ़ते हैं, आगे जाकर के वो नष्ट हो जाते हैं, और ये परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है, यानी परिप्रोण क्षेत्र है ये किसका? जड़ का। अब इस प्रोण क्षेत्र में आप जानते हैं वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो कहानी कहाँ तक थी वाटर एब्जॉर्प्शन की? बस यहीं तक थी। तो ये अपना टॉपिक था जिसका नाम था वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप समझिएगा अच्छे से, और इसके आप नोट्स भी बना लेना। मतलब इसका डायग्राम, अधिकतर डायग्राम के बारे में डिस्कस किया जाता है कि पादपों में जल अवशोषण करने वाला कौन सा अंग है, इसका चित्र वर्णन कीजिए। इस डायग्राम को आप विशेष कर बना लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।